हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम 14 मई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कल के क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं और उसके आंसर का जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि जो आपका 7 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसमें कौन कौन से आइटम्स जो है आते हैं। तो पहला आपका क्या स्टेटमेंट है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो जी हाँ, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर, तो ये भी आता है। लेकिन जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, इंटर स्टेट स्प्रेड ऑफ कॉन्टिगुअस एंड इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये आपका स्टेट लिस्ट में नहीं आता। तो इससे आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, 9 डिजिट ये जो नंबर होता है वो होता है। तो जी नहीं, तो ये 12 डिजिट नंबर होता है। और ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च आपका 2009 में हुआ, 2014 में नहीं हुआ था। तो ये, और जो सी स्टेटमेंट आपका है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। जो आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये आप जो है बांग्लादेश और नेपाल में यूज़ कर सकते हैं आधार कार्ड को। तो जी नहीं, आप ये सिर्फ इंडिया में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका जो सी स्टेटमेंट है वो आपका सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये आपका अर्बन और रूरल एरियाज़ को दोनों कवर करता है। तो जी हाँ, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका कि डेबिट कार्ड जो रुपए स्कीम होती है वो उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है 5,000 रुपये तक, जो भी आधार से लिंक होते हैं बैंक अकाउंट। तो जी हाँ, ये ओवरड्राफ्ट क्या होती है फैसिलिटी। मान लीजिए आपके अकाउंट में जो है 2,000 रुपये हैं, तो आप 5,000 रुपये तक जो है अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो आपकी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। तो ये आपका जो है ये भी प्रोविज़न है आपके जन धन अकाउंट जो भी आप खोले होते हैं। तो ये आपका, इससे आपको जो डी ऑप्शन है वो सही हो गया। तो आइए इसी के साथ जो है हम लोग 14 मई का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज हम मुख्यतः 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आपका क्या है, लिक्विडिटी लाइफलाइन। ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, ये कल जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक पैकेज जो है जारी किया है, जो कि परसों जब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक योजना जो है, एक अभियान कह सकते हैं कि जो है चलाया था। उसका नाम क्या था आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो उसके अंतर्गत उन्होंने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज जो है अनाउंस किया था। तो अब हम पहले तो ये जान लेते हैं कि आपका जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये क्या है। तो ये दोस्तों हमने बात किया, जो पहले 20 लाख करोड़ रुपए जो है एक इकोनॉमिक पैकेज जो है उन्होंने जो है अनाउंस किया है, जो आपके जीडीपी का 10% जो है मतलब आपका कंट्रीब्यूट करता है। और ये सिर्फ, और जो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हुए थे, जैसे एमएसएमईज को कुछ छूट उन्होंने दिया था, और जैसे LTTRO आपका रिवर्स रेपो, हाँ उससे तो जो भी पैसा NBFC वगैरह में आरबीआई पहले लगाई थी वो भी आपके 20 लाख करोड़ के पैकेज में इंक्लूड है। और इसके 5 पिलर उन्होंने बताया था। पहला पिलर क्या है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। तो ये पाँच आपके पिलर बताए थे, ये इन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है। और इसमें कौन कौन से किन किन लोगों को जो है ये बेनिफिट, मतलब कि कहने की बात कहें मुख्यतः, तो जो आपके लेबरर्स हैं मेनली, और जो आपके मिडिल क्लास पीपल हैं, और जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो आपके कपड़ा उद्योग होते हैं वो, और जो आपके MSME हैं, जो आपके लघु और मध्यम आपके जो उद्योग होते हैं वो, और जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मेनली केटर करने के लिए ये अभियान जो है उन्होंने चलाया था। तो अभी क्या हुआ है, अभी कल जो है निर्मला सीतारमन जी ने कुछ इकोनॉमिक पैकेज जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इस आर्टिकल में किसके बात करते हैं। तो मेनली वो दो सेक्टर पे ज़्यादा जो है फोकस उन्होंने किया है कल के इकोनॉमिक पैकेज में। पहला तो क्या है आपका MSME सेक्टर। उसमें जो जैसे हमने देखा कि सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हैं, लेबरर्स नहीं हैं, और फिर वो जो है उनके पास काफ़ी मीन्स मात्रा में इनपुट भी नहीं है, तो वो काफ़ी आपकी इंडस्ट्री जो है बंद होने के कगार पे हैं। तो उनके एग्जिस्टेंस को बचाया जाए, तो ये तो आपका पहला सेक्टर हुआ। दूसरा सेक्टर आपका क्या हुआ, जो आपका NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। ये आपका इसमें मेनली जो आपका लिक्विडिटी क्राइसिस है वो जनरेट ना हो फर्दर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं
वो जो है या तो कतराएंगे या तो मान लीजिए वो डिमांड भी करेंगे तो एनबीएफसी सफिशिएंट अमाउंट में आपके जो लिक्विडिटी है वो क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो है लोग जो है जो मीन्स नए नए आपके शेयर हैं बॉन्ड्स हैं उसको परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब एक लिक्विडिटी बनी रहे इकनॉमी में और जो ग्रोथ है इकनॉमी की वो चलती रहे, इसलिए आपका जो एनबीएफसी है उसमें उन्होंने जो है ये आपके दो सेक्टर मिल आपका एमएसएमई सेक्टर और एनबीएफ सेक्टर को उन्होंने फोकस किया है। तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने जो कहा है। तो पहले तो जो आपका एमएसएमई सेक्टर है उसकी बात करते हैं। उसमें कहा है कि 3 लाख करोड़ जो है आपका कोलेट्रल फ्री लोन जो है असिस्टेंस आपका प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमईज़ को। तो ये आपका कोलेट्रल फ्री क्या होता है, जैसे कोई भी जब कोई लोन लेता है, हम आप भी मान लीजिए लोन लेते हैं तो अब उसमें कुछ कोलेट्रल आपको देना पड़ता है। जैसे अगर आप मान लीजिए डेली इनकम आप अर्नर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नहीं तो आपके जो लैंड होते हैं, आपकी जो ज़मीन जायदाद होती है उसके पेपर्स को आपको उनको शो करना पड़ता है। जो भी आपका मान लीजिए कोई गाड़ी वाड़ी है तो उसको भी जो है शो करना पड़ता है। तो आपका मेनली कोलेट्रल यही है। तो ये जो एमएसएमई है इसमें फिर उन्होंने जो 3 लाख करोड़ रुपए जो है कोलेट्रल फ्री जो है लोन देने की बात कही, इससे जो है जो एमएसएमईज़ हैं वो आसानी से जो है लोन जो है ले पाएंगे, क्योंकि इस समय जो लैंड की कीमत है वो गिर रही है, तो इसीलिए उसकी कीमत नहीं रहेगी तो उसको कोलेट्रल नहीं रख पाएंगे एमएसएमईज़, इसीलिए उसको जो है उन्होंने जो है कोलेट्रल फ्री कर दिया है। पहला तो इनका ये है एमएसएमई से जुड़ा हुआ। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका सॉवरेन क्रेडिट गारंटी। सॉवरेन क्रेडिट गारंटी क्या है, जब भी आप कहीं भी सॉवरेन देखिएगा तो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की बैकिंग उसमें है। जैसे आपका सॉवरेन आपका गोल्ड स्कीम लाई थी सरकार ने, तो उसमें मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। सॉवरेन मतलब होता है प्रभुत्व, तो मतलब कि गवर्नमेंट उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो सॉवरेन क्रेडिट गारंटी क्या है, ये आप अगर शब्दों से आप देख लेंगे तो मतलब एक सरकार है वो गारंटी प्रोवाइड कर रही है बैंकों को कि मान लीजिए कोई भी अगर आपका इंडस्ट्री है वो मीन्स लोन रिपे करने में फ़ेल हो जा रहा है तो जो उसका अमाउंट होगा वो आपका जो है गवर्नमेंट पे करेगा। तो ये आपका सॉवरेन क्रेडिट गारंटी जो है ये है। और फिर तीसरा क्या उन्होंने कहा है, तीसरा उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए जो गारंटीड सबॉर्डिनेट डेट हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है इन्फ्यूज़ करने की बात की है। तो हम जान लेते हैं कि जो सबॉर्डिनेट डेट क्या होता है। तो दोस्तों सबॉर्डिनेट डेट जो है ये सिंपल जैसे एक डेट, तो मेनली आप पहले तो जान लीजिए डेट और लोन में क्या अंतर होता है। तो देखिए मेनली जो लोन होता है वो आप डायरेक्ट मीन्स अपने जो कोई भी बैंक से आप डायरेक्ट जो फिर कैश लेते हैं जो आपके एक पीरियड ऑफ टाइम में जो आपको बैंक देती है, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट पे, तो अब वो आपका लोन होता है। लेकिन डेट क्या होता है, वो डायरेक्ट आपको कैश नहीं मिलता है, आपको जो है इशू करना पड़ता है, आपका मीन्स बॉन्ड वगैरह या फिर कोई भी सिक्योरिटी आपको जो है इशू करना पड़ता है, जिसमें आपका जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको एंड ऑफ द जो भी टर्म होगा उसमें बॉन्ड में वो उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपको जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो लोन में क्या होता है, लोन में आपको प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट दोनों जो है मीन्स एक पीरियड ऑफ टाइम पे जो है आपको पे करना रहता है। तो ये आपका डेट और बॉन्ड में डिफरेंस हुआ। तो जो आपका सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड है ये क्या है, सबऑर्डिनेट मतलब आप समझ लीजिए जैसे देखिए एक होता है अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब क्या होता है वो डेट वो क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए जब भी जो है अगर मान लीजिए उसके ऊपर लोन कोई भी डेट ली है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो है जब डेट लेती हैं तो जब उनको चुकाना होता है डेट, तो पहले जो अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड होता है मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको जो है वो पे करती हैं। उसके बाद जो आपके जो है सबऑर्डिनेट डेट्स होते हैं उसको जो है वो पे करती है। तो सरकार ने यही कहा है कि जो सबऑर्डिनेट डेट हैं कंपनीज़ में एमएसएमईज़ में जो ली हैं उसमें जो है उन्होंने 20,000 करोड़ जो है उन्होंने जो है कहा है कि जो है ये जो है सरकार देगी। मान लीजिए कोई भी एमएसएमई फेल कर जाती है उसको पे करने में तो वो सरकार देगी। दूसरा क्या उन्होंने जारी किया है, फंड ऑफ फंड्स। तो फंड ऑफ फंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके स्कीम्स होते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी में जो है इन्वेस्ट करे, जो है इन्वेस्ट इन द सेंस मतलब किसी भी शेयर में जो है वो पैसा लगाए, तो वो आपका फंड ऑफ फंड्स हो गया। तो ये जो आपकी एमएसएमईज़ हैं ये जनरली करती हैं अपने रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो ये सिंपली जो फिर इसमें सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए जो है इसमें फंड ऑफ फंड स्कीम में जो है इन्फ्यूज़ करने की बात की है।
तो ये मेनली आपका जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए हुआ। अब हम जान लेते हैं कि एनबीएफसी सेक्टर के लिए जो है मेनली क्या किया है। तो एनबीएफसी सेक्टर जो है आपका किन किन कंपनीज़ को जो है में इसमें जुड़े होते हैं। जैसे आपका अगर हम बात करें तो सिर्फ एनबीएफसी नहीं है, जैसे आपका हाउसिंग बैंक हो गया, ठीक है, जो आपका एनएचबी होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, और जो इस आपका जो है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये सब भी जो है मेनली आपके जो है ये होते हैं। तो इसमें भी जो है सरकार ने जो है 30,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने की बात की है। और ये इसमें क्या होगा, जो उनका डेट पेपर होगा, वही डेट पेपर जो हमने बात किया था, कोई भी बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी पेपर होता है, उसकी सिक्योरिटी मतलब उसको जो है सिक्योर करने के लिए, गारंटी पेमेंट करने के लिए जो है बैंकों में, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एमएसएमई या मान लीजिए किसी भी एनबीएफसी, मेनली जो एनबीएफसी होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो है वो पैसे देती हैं, ठीक है। तो फिर वो मीन्स पैसे इन द सेंस मतलब वो उनसे जो है बॉन्ड जो है वो परचेज़ करती हैं, फिर उनको जो है मीन्स सफिशेंट अमाउंट में जो है लिक्विडिटी उनको प्रोवाइड की जाती है एमएसएमईज़ को। तो जो ये आपका जैसे मान लीजिए उन्होंने डेट पेपर जो होते हैं, डेट पेपर जो मीन्स वो खरीदते हैं लोगों से, फिर उनको पैसे देते हैं कोई भी एनबीएफसी। तो सरकार क्या कर रही है इसमें, सरकार उसमें 30,000 करोड़ रुपए जो है उसमें इन्फ्यूज़ करेगी। मान लीजिए कोई भी एमएसएमई जो है वो डेट रीपे करने में जो है वो मीन्स फेल कर जाता है, तो ये आपका जो है एनबीएफसी से जुड़ा हुआ, ताकि जो एनबीएफसी उसमें लिक्विडिटी बनी रहे ना। मान लीजिए कोई भी एनबीएफ आपका एमएसएमई है वो रीपे करने में फेल हो गया लोन को या डेट को, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर उनमें लिक्विडिटी होगा वो फिर वो उसकी प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने देखा था आईएलएफएस क्राइसिस में यही हुआ था ना। तो मेनली जो है इसमें सरकार ने किया है। और क्या किया है एनबीएफसी के लिए, जो हमने बात की थी जब का सॉवरेन क्रेडिट गारंटी, तो उसमें उन्होंने जो है 45,000 करोड़ रुपए जो है उसमें इन्फ्यूज़ करने की बात की है। और क्या कहा है, डिस्काउंट जो आपके मेनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो भी जो है काफ़ी उनमें मीन्स काफ़ी उनको लॉस देखने को मिला, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई हैं। तो जो एक रेवेन्यू उनको मिलता था उसमें भी उनको लॉस हुआ है। तो जो हमारी पावर सेक्टर, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ये सब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, अलग अलग स्टेट में काम करती हैं। तो उनमें फिर उनको भी जो है 90,000 करोड़ रुपए उनके मीन्स इन्फ्यूज़ करने की बात सरकार ने की है। तो ये पूरा आपका जो मीन्स कल का उन्होंने अनाउंस किया है, ये मेनली जो हमारा क्रेडिट मार्केट है, मेनली जो आपका एक हमने बात की एनबीएफसी, और जो हमारा मीन्स जो एमएसएमईज़ है, जो मतलब कि काफ़ी बुरी स्थिति में से जो है गुजर रहा है, तो उनको दोनों को उबारने के लिए जो है ये इकोनॉमिक पैकेज लाया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल आपको क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल सिंपली ये बता रहे हैं कि अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी। ये प्लान बता रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी जो है क्रैश कर रही है, तो उसमें क्या सरकार को कदम लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार ने बात की है, तो वो जो है इनसफिशिएंट है, क्योंकि जो आपके मेन मीन्स लोग हैं, जो जैसे जो मेनली जो आपके मीन्स डेली वर्कर जो हैं उनको लाभ नहीं देगा। और इसमें बात करें कोई एडिशनल पब्लिक स्पेंडिंग जो है नहीं दिख रही है, सिर्फ क्या बोलते हैं एक अनाउंसमेंट ही हुई है। तो ये सिंपली बात करते हैं। तो बात ये कुछ प्लान मतलब कि दे रहे हैं कि इनके सेक्टर पे सरकार को जो है काम करना चाहिए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव हो सके। तो पहला तो ये कहते हैं कि फूड एंड कैश ट्रांसफ़र, मतलब फूड सफिशेंट अमाउंट में प्रोवाइड किए जाएँ। कितना 10 किलो जो है ये कह रहे हैं कि ग्रेन प्रोवाइड किए जाएँ, और 7,000 रुपये जो है मीन्स जो भी आपके मीन्स लेबर्स हैं या माइग्रेंट्स या फिर जो भी हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनको जो है 3 महीने तक जो है ये जो है 7,000 रुपये उनके अकाउंट में दिया जाए। और जो 10 किलो हमने बात की थी फूड ग्रेन्स की, वो जो है 6 महीने तक की ये जो है बात करते हैं। और ये बता रहे हैं कि ये 3% जो है जीडीपी का जो है कंट्रीब्यूट करेगा, ये अगर जो सरकार मतलब अगर ये करेगी तो। और ये क्या क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये करना भी जो है बड़ा आसान है। क्योंकि हमारे एफसीआई जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेन है। 77 मिलियन टन अभी हमारे उसमें ग्रेन है। और क्या बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाँ, और क्या करें, जैसे अभी जो हमारा मीन्स रबी क्रॉप है, जो हमारा क्या बोलते हैं गेहूँ, अभी उसकी हार्वेस्टिंग हुई है, तो उससे भी काफ़ी अमाउंट में हमारा ग्रेन एफसीआई में आया है। तो ग्रेन की अवेलेबिलिटी है, तो वो जो है सरकार कर सकती है। और दूसरा जो कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, उसको करने से क्या होगा, जो एक इफेक्टिव डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है आपका फ्रेंड्स, मतलब एक तो होता है डिमांड, मतलब जो एबिलिटी टू परचेज एनीथिंग, एबिलिटी टू पे टू परचेज एनीथिंग, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि एक्चुअली परचेजिंग एनीथिंग वाइल पेइंग
वाइल पेइंग सो ये आपका क्या बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, मतलब आप रियल टाइम पर्पस पे क्या बोलते हैं जब आप चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं और उसको खरीदने की आपकी क्रय शक्ति भी है तो आपका क्या बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड होगा। तो ये आपका कैश ट्रांसफ़र से ये लाभ होगा। दूसरा क्या आप ये बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि जो मनरेगा की बात करें, मनरेगा को रिवैम्प किया जाए। ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है? जैसे ये बता रहे हैं कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं, मतलब कि वो फिर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको अगर मनरेगा में जैसे उन्होंने कहा है कि मीन्स किसी भी हाउस होल्ड में जो एक एडल्ट पर्सन हो उसको गारंटीड 100 डेज़ वर्क की बात करता है मनरेगा। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो एक 100 डेज़ लिमिट है उसको जो है उसको ख़त्म करें। और दूसरी बात कर रहे हैं कि जो एडल्ट मेंबर वाला की बात है कि एक एक एडल्ट मेंबर किसी भी हाउस होल्ड में, तो उसको भी जो है आउटगो करें। उसमें भी क्या बोलते हैं और भी जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करें। और क्या बात कर रहे हैं ये, और बात कर रहे हैं कि जैसे सेकंड चीज़ बात कर रहे हैं कि जो हमारी होम, जैसा हमने देखा कि जो एक ग्लोबलाइजेशन का एक मतलब वो था कि मीन्स जैसे अब हम जानते हैं इस समय कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बहुत ही रेयरली कर रही है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे उसके क्या उतने रीज़न हैं आपके, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज़ से चाहे कोई पर्पज़ से हो। तो उससे जो है एक कोई भी कंट्री कोई भी मीन्स इकोनॉमी की जो होम मार्केट है उनकी, उसी पे सारी कंट्री अपनी क्या बोलते हैं अभी डिपेंड है। तो ज़रूरत यही है कि जो हमारी होम मार्केट है उसको जो है रिवाइव किया जाए। और वो कैसे किया जाए? उसमें जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उसको जो है, क्योंकि वही एक ऐसा सेक्टर है जिसको रिवाइव किया जा सकता है। अगर हम बात करें खासकर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर उसमें सरकार जो है अच्छे से काम करे, उसमें जो है जैसे उन्होंने बताया कि जो है कुछ भी अगर और तो मेनली ये बात कर रहे हैं सिंपली आपका जो मीन्स एमएसएमई सेक्टर है उसको रिवाइव करें, और मेनली जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रिवाइव करें, मतलब उसको जो है उसमें अलग अलग चीज़ें करें। तो इससे ये क्या बोलते हैं काफ़ी लाभ, जैसे उन्होंने कहा कि प्लांटेशन वगैरह जो आपके लैंड पड़े हुए हैं उसको लगवाएं, ताकि जो मीन्स एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो है ये बात कर रहे हैं। और एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए क्या बात कर रहे हैं कि उसमें एक जैसे पूरे सेफ्टी नॉर्म को जो है फॉलो करते हुए उसको ओपन किया जाए धीरे धीरे। तो ये इसकी बात कर रहे हैं आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का। थर्ड आपको क्या बात कर रहे हैं, जो आपका अर्बन फोकस में अर्बन की बात करते हैं। तो अर्बन के आपके उसमें क्या कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जो मेनली आपका जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, उसको ओपन किया जाए पहली बात। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लाया जाए, जैसे जो हमारे अर्बन अनएम्प्लॉयड हैं और मेनली जो आपके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उनको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट और इनको क्या बोलते हैं सफिशेंट अमाउंट में जो क्या बोलते हैं इनकम क्रिएट किया जाए। और वो कैसे होगा, उन्होंने कहा जैसे जो आपके केयर वर्क है, जैसे आपका ओल्ड और डिसेबल्ड और जो आपके एलिंग पर्सनस हैं उनको केयर करने के लिए, और जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जैसे होम ट्यूशन हो गया, फिर ये सब चीज़ें जो है क्या बोलते हैं, और एक या फिर कोई पब्लिक सर्विस हो स्लम्स में कराने के लिए, तो वो सब जो है क्या बोलते हैं उनको कराया जाए, ताकि वो जो हमारे मीन्स अर्बन अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी सफिशेंट अमाउंट में इनकम मिले और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ये चौथी बात क्या बात करते हैं, जो हमारी केयर इकोनॉमी है। केयर इकोनॉमी मतलब क्या, जो हमारे आपके मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं जो आपका, उसमें जो आपका मेनली जो आपकी मीन्स आंगनवाड़ी और जो आपकी आशा वर्कर्स हैं उनको जो है जो क्योंकि अभी हम जानते हैं कि उनको मीन्स जो उनकी पेमेंट है बहुत कम है और उनको एज अ सिर्फ हायर किया जाता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बेसिस पे, तो उनको भी जो है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ट्रीट किया जाए, तभी उनका जो कॉन्फिडेंस वो बूस्ट होगा और वो क्या बोलते हैं एक रिलेंटलेसली जो है काम कर सकेंगे। तो ये आपका जो है चार चीज़ बताते हैं। अब एक कहते हैं कि ये सब करने के लिए क्या सरकार पे जो है काफ़ी भाड़ा पड़ेगा, तो जी नहीं, जो ये सरकार अभी इन्होंने 20 लाख करोड़ पैकेज लाई है ये इसमें ही कवर हो जाएगा। लेकिन मीडियम टर्म में अगर हम ये बात करें तो मीडियम टर्म में कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें सरकार को करना पड़ेगा जिससे जो रेवेन्यू है वो क्रिएट हो सके। तो पहला ये बात कर रहे हैं कि जो आपका मीन्स वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स वेल्थ हम जानते हैं कि कोई भी जो भी वेल्थ है उनमें टैक्स लगाना, और जो का इनहेरिटेंस टैक्स मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी आपका नस्लिस है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी आपकी उनकी जो ज़मीन जायदाद होती है जो दूसरे मीन्स उनके बच्चों पे जो भी आपका वो मीन्स इनहेरिट करते हैं, तो उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं।
ताकि जो एक रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़े, पहली बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एमएनसी है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और जो आपकी लोकल कंपनी होती हैं, उन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है और उनमें टैक्स भी जो है दूसरा, दोनों को क्या होते हैं अलग अलग जो है लगाते हैं। तो इससे जो दोनों कंपनीज़ को जो है बराबर मात्रा में जो है टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, ताकि जो हमारा वो है वो रेवेन्यू क्रिएट हो। और लास्ट क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एसडीआर है, एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये हमारा आईएमएफ की एक यूनिट ऑफ करेंसी है। तो इसमें क्या क्या कहते हैं, मतलब कि इससे जब कोई भी लोन्स सरकार लेती है आईएमएफ से, तो इसकी बात करें कि आईएमएफ से जो है लोन लेने की भी जो है ज़रूरत है, जैसे लेकिन फिर भी इंडिया और यूएसए दोनों अपोज कर रहे हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा अभी इसमें एक डिबेट का इशू है। लास्ट में क्या करें, लास्ट में कह रहे हैं वे फॉरवर्ड मीन्स कह रहे हैं इसका कि जैसा कि अगर हम बात करें फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट की, तो उसमें कौन कौन से हैं, राइट टू फूड है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्री पब्लिक हेल्थ केयर, राइट टू फ्री पब्लिक एजुकेशन, राइट टू लिविंग ओल्ड एज पेंशन और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। तो सरकार को इन सारे राइट्स को जो है इस समय या फिर जब भी लॉकडाउन ओपन होता है, जब भी होता है, तो ये सब चीज़ें सरकार को प्रोवाइड करने की आवश्यकता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे कुछ स्टेट ने लेबर्स के पर्सपेक्टिव पे जो है चीज़ों को मींस उनके जो लेबर लॉज हैं उसको फ्लाउट किया हुआ है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्लो डाउन हुआ है ये हमारा डिमांड, मतलब कि डिमांड कम हुई है उसके लिए हुआ है, ना कि सप्लाई कम हुई है। और एक जेबी से हैं हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी, लेकिन मीन्स उनका ये कहना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो है अभी इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, इस समय डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता है बजाय सप्लाई की, क्योंकि हमारे जो जेबी से हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और जो हमारे जॉन मेड कीन्स, जेम कीन्स थे, उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो इस समय जो जेम कीन्स का कॉन्सेप्ट है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, उसकी ज़रूरत है। और ये कह रहे हैं कि जो स्लो डाउन हमारे कंट्री में हुआ है कुछ दिन पहले, जब हम देखिए स्लो डाउन भी आया था हमारे कंट्री में, अभी भी, अब तो खैर काफ़ी बुरी तरह से है हमारी इकोनॉमी जूझ रही है। तो जो स्लो डाउन आया था वो लैक ऑफ डिमांड था, ना कि लैक ऑफ सप्लाई था। और ये क्यों, क्योंकि जो क्या बोलते हैं जॉब की और मीन्स जो हमारा क्या बोलते हैं जॉब और इनकम दोनों का जो है लॉस हुआ था। तो जब अगर क्या बोलते हैं इकोनॉमी को फिर से रिवाइव या रीस्टार्ट करना है, तो इनकम सपोर्ट और जो जॉब्स मीन्स लॉस हुई हैं उसको करने की आवश्यकता है। और क्या कह रहे हैं आगे, और ये कह रहे हैं जैसे इस समय जो भी जैसा सरकार मीन्स लेबर लॉस को जो है, जैसे उनके मीन्स जो वेजेस हैं उसको कम करने की और जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या, और उसमें फिर क्या बोलते हैं तर्क दिया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट और क्या बोलते हैं जॉब का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको बूस्ट किया जाए। तो क्या ये जो मीन्स लेबर लॉस को स्क्रैप करने से ये सब क्या बोलते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसी पर ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि जैसा अगर क्या बोलते हैं जो जैसा 2000 से और 2015 तक जो है जो भी आपके जो कोई भी जो मीन्स वेजेस हैं वो बराबर ही रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ हुई है कंपनीज़ की वो जो है उसमें कोई ना कोई कमी आई है, मीन्स उसमें कोई जो है मीन्स कोई ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला है। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मीन्स लेबर्स को सिर्फ जो है अगर हम दोषी माने कि उनके कारण जो है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें रुकावट आ रही, तो जी ये ऐसा नहीं है। जो और भी फैक्टर होते हैं, जैसे हमारा क्या बोलते हैं आपका जैसे जो मार्केट की साइज़ है, आपका जो एक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, और जो क्या बोलते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब चीज़ों पर भी जो है क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ होती है वो उस पर डिपेंड होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लेबर के ऊपर। और जैसा 2014 में मीन्स मध्य प्रदेश और मीन्स क्या बोलते हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में कुछ अमेंड किया था, तो लेकिन उससे जो है जो क्या बोलते हैं जो जॉब और क्या बोलते हैं जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था। तो ज़रूरत ये इस समय ये है कि जो हमने बात की डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की, और इसमें अगर आप क्या बोलते हैं वेजेस को कम करेंगे तो फिर जो डोमेस्टिक डिमांड, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे और डिमांड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब डिमांड नहीं करेंगे जो हमारा आउटपुट होगा तो फिर वो लोग परचेज ही नहीं करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ था। आपका लास्ट आर्टिकल आपका इट्स टाइम टू गिव IRS ऑफिसर देयर ड्यू। तो ये क्या है
ये आईआरएस ऑफिसर, और ये मेनली आपका हम बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो जो आपके जर्नलिस्ट और जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उसकी हम बात आगे जानेंगे क्या है। पहले जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो सीबीडीटी है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उन्होंने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है जो कुछ आईआरएस ऑफिसर पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, गवर्नमेंट को सबमिट किया है, और वो उसमें क्या और उनकी क्या रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट का नाम है फिजिकल ऑप्शन एंड रिस्पांस टू कोविड-19 एपिडेमिक, 4 शॉर्ट में कहते हैं इसको। और उन्होंने उसमें कुछ सुझाव दिए हैं। क्या दिए सुझाव, पहले हम उसको जान लेते हैं। चार सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी जिनकी भी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं 40% इनकम जो एक टैक्स स्लैब है उसमें उनको जो है लाया जाए। और जिनकी इनकम 5, मतलब कि ये बात कर रहे हैं, और क्या जो मीन्स 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको भी इसमें एक टैक्स स्लैब में लाया जाए। और क्या कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जिनकी भी इनकम जो है 10 लाख या उससे ज़्यादा है उनको उन पे एडिशनल 4% का जो है सेस लगाया जाए। और तीसरी क्या दिए हैं सुझाव, कि जो भी आपके सेक्टर जो है बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनको टैक्स रिलीफ दिया जाए। चौथा क्या सजेस्ट किए हैं ये लोग, कि इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए जो बंद कर दिया गया था। तो ये 4 सुझाव जो है ये इसमें देते हैं। तो इसी पे जो है इन्होंने जो हमारा सीबीडीटी है उसमें एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। तो ऐसा क्यों देखिए कहा है, क्योंकि अगर ये दिए सजेशन ये कोई नया नहीं है, लेकिन तो अगर हम जानते हैं क्योंकि जो हमारी एक इनइक्वलिटी है हमारे समाज में वो कितनी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच इकोनॉमी, जो हमारे थॉमस पिकेटी हैं, उनका कहना है कि जो आर है आपका, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब क्या है कि जितना कैपिटल कोई भी कंपनी लगाती है उससे कितना उनको रिटर्न, कितना उनको प्रॉफिट मिलता है, वो जितना ज़्यादा होगा तो जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है वो उतना कम होगा। ठीक है, ये ऐसा क्या बोलते हैं, सॉरी मैं आपको रॉन्ग बोल गया, कि जितना आर ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से, ग्रोथ ऑफ जो हमारी मीन्स ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है, उतना ही ज़्यादा इनइक्वलिटी हमारे समाज में होगी। तो ये इनका कहना थॉमस पिकेटी का। तो अब हम जान लेते हैं आगे क्यों जो है ये हुआ है, और क्या पूरा क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, और मतलब क्या किस परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं। तो ये बात करते हैं जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो क्या बोलते हैं किसी भी एरियाज़ में होते हैं लेकिन उनको उस क्षेत्र की स्पेशल नॉलेज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ठीक है, अगर आपको मशीन चलाने के लिए कह दिया जाए, आप उसके स्पेशलिस्ट हैं क्योंकि आपने उस पर जो है उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको जो है वो मशीन चलाने की नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसको उसमें एम्प्लॉय किया गया है, तो वो आपके जर्नलिस्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट बात कर रहे हैं। तो अगर इस समय की हम बात करें, जो हमारा इस टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे आईआरएस, जो हमारे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं, और जो हमारा आईएएस आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो ये होते हैं, ये क्या है, ये दोनों। ठीक है, और जो अगर हम बात करें जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट में, वो मेनली आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। और लेकिन जो हमारा सीबीडीटी है, हमारा जो आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो उसमें आप क्या बोलते हैं आईआरएस होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जब आपका जो वो होता है बजट होता है, यूनियन बजट होता है, जब वो उसका आपकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ जो है आईएएस जाते हैं, ना कि आईआरएस, बल्कि जो है जो पूरा हैंडवर्क होता है बजट का, मतलब जो भी किया था वो आपका आईआरएस ऑफिसर्स के ही द्वारा किया जाता है। और तीसरी क्या आप पॉइंट कहते हैं, जैसा अगर जो भी आपका टैक्सेशन से जुड़ा हुआ जो आपके मीन्स नुआंसेज हैं, वो आपका जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है बजाय आईएएस ऑफिसर्स के, जिनको जो है जो मतलब कि सिर्फ बहुत ही कम नॉलेज होती है उससे रिलेटेड। तो ये भी आप एक क्या बोलते हैं देखने को मिला, फिर भी उनको ज़्यादा लेवरेज दिया जाता है। आगे बात करते हैं जो आपके टॉप पोजीशन होते हैं, जैसे आपका चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, आपके जो है आरबीआई गवर्नर्स हो गए, या फिर डिप्टी गवर्नर हो गए, फिर आपके कैग जो बनते हैं, उसमें आपके आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आईआरएस ऑफिसर्स का एक मतलब एक वैल्यू है, वो उसको जो है वो डिप्लीट हो रहा है। और जो हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात किया, उसमें देखिए उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लाई है सीबीडीटी। तो अंत में ये कहते हैं, अंत में इनका कहना है कि भले ही आईएएस जो हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, लेकिन अभी आईएएस ऑफिसर में एक रस्टिंग लगना शुरू हो गई है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है, ताकि जो एक जर्नलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट का जो है जो एक बॉर्डर लाइन है, उसको जो है मतलब उसमें वो काफ़ी वीक ना हो, उसमें जो है काफ़ी एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं आज के जो प्रश्न हैं, आप स्क्रीन को पॉज करिए और
इन प्रश्नों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके आंसर्स इसका आंसर्स कल आपको बताएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।